नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो में हम गुप्तकालीन कला और साहित्य के उत्कर्ष और विकास के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम गुप्त काल में विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र में जो अभूतपूर्व उत्कर्ष और विकास हो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, गुप्त काल में कला के ही विविध क्षेत्रों जैसे कि स्थापत्य, वास्तु, नृत्य, संगीत, मुद्रा, मूर्तिकला, चित्रकला आदि सभी क्षेत्रों में ही अभूतपूर्व विकास नहीं हुआ, बल्कि साहित्य के भी विभिन्न क्षेत्रों, साहित्य चाहे वो जैन धर्म से संबंधित हो, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो, चाहे ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो, चाहे लौकिक साहित्य हो, चाहे धार्मिक साहित्य हो, साहित्य भी गुप्त काल में प्रचुर मात्रा में लिखा गया और लगभग सभी विषयों पर लिखा गया। और जो भी साहित्यिक रचनाएं की गई वे उत्कृष्टतम रचनाएं भारतीय इतिहास की मानी जाती है। इसी प्रकार गुप्त काल में चिकित्सा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी जो नई नई खोज और अन्वेषण हुए वो भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व थे। भारतीय इतिहास में पहली बार विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक के क्षेत्र में नवीन बातों और नए नए सिद्धांतों का है वो प्रतिपादन सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक के क्षेत्र में जो है वो अभूतपूर्व उन्नति और विकास हुआ। विज्ञान और तकनीक के सभी क्षेत्रों, चाहे वो गणित हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे खगोल हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे धातु विज्ञान हो, आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति होने के साथ साथ नवीन सिद्धांतों का प्रथम बार प्रतिपादन हुआ। विज्ञान के सभी क्षेत्रों में, चाहे गणित हो, चाहे धातु शास्त्र हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, चिकित्सा हो, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। विज्ञान के क्षेत्र में हुई इस अभूतपूर्व उन्नति के अंतर्गत हम इन सभी विज्ञान के सभी क्षेत्रों पर बिंदुवार जो है वो चर्चा करेंगे। विज्ञान में उन्नति के अंतर्गत हम सर्वप्रथम गणित के क्षेत्र में गुप्त काल में जो अभूतपूर्व उन्नति हुई उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जब गणित का उल्लेख आता है तो भारतीय इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति का नाम सर्वप्रथम आता है, वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्तकालीन विद्वान ही था। आर्यभट्ट का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। आर्यभट्ट ने केवल भारतीय इतिहास में महान गणितज्ञ बल्कि एक महान वैज्ञानिक के रूप में भी ज्ञात है, जिसका जन्म गुप्त काल में हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि आर्यभट्ट जो है वो गुप्त काल का ही महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, जिसने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी संस्कृत भाषा में। यह ग्रंथ मूलतः 4 भागों में विभाजित है, जिसमें गणित, खगोल और ज्योतिषी से संबंधित विभिन्न सूत्रों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। गणित के अंतर्गत इसमें गणित के सभी पक्षों जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित आदि सभी सिद्धांतों और सूत्रों का जो है वो आर्यभट्ट द्वारा अपने ग्रंथ में प्रतिपादन किया गया। आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित गणित के प्रमुख सूत्रों और सिद्धांतों में जो सर्वप्रमुख है वो है पाई का सिद्धांत। पाई जिसे हम
जिसका मान 22/7 या 3.14 मानते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार जो पाई का सिद्धांत है वो आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टियम से ही ज्ञात होता है। पाई के मान की ही भारतीय इतिहास में पहली बार दशमलव प्रणाली का जो सिद्धांत है वो प्रथम बार आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टियम से ही ज्ञात होता है। इसी प्रकार शून्य सिद्धांत, देखिए, भारतीय इतिहास में इन तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादक या जो प्रणेता है वो आर्यभट्ट को ही माना जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट के ग्रंथ से ही हमें पहली बार इन तीनों सिद्धांतों के बारे में जो विभिन्न सूत्र और सिद्धांत है की जानकारी है वो ज्ञात होती है। विज्ञान के क्षेत्र में जो दूसरा पक्ष था वो था खगोल और ज्योतिष। देखिए, गणित के क्षेत्र के साथ साथ खगोल और ज्योतिषी जो है, खगोल और ज्योतिष, इन क्षेत्रों में भी गुप्त काल में अभूतपूर्व विकास हुआ। खगोल शास्त्र और ज्योतिष के क्षेत्र में भी नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन पहली बार गुप्त काल में ही हुआ। और गुप्त काल का एक जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक था वो आर्यभट्ट ही था। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ होने के साथ साथ एक खगोल शास्त्री और ज्योतिषी भी था। उसके साथ साथ गुप्त काल के जो अन्य प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे उनमें वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त का नाम भी आता है। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त का नाम भी आता है। ये दोनों ही प्रसिद्ध गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट संभवतः प्रथम गुप्तकालीन वैज्ञानिक था जिसने पहली बार भारतीय इतिहास में यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है। उसी के ग्रंथ से हमें पहली बार इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी गोल है। उसी ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, अर्थात पृथ्वी की दो गतियों, परिभ्रमण यानी अपनी धुरी पर घूमते हुए और परिक्रमण यानी सूर्य की परिक्रमा जो करती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। यानी पृथ्वी की दोनों गतियों, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गतियों के बारे में भारतीय इतिहास में पहली बार जो जानकारी है वो आर्यभट्ट के ग्रंथ से ही प्राप्त होती है। आर्यभट्ट ने ही पहली बार यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही चंद्र और सूर्य ग्रहण होते हैं, न कि राहु और केतु की गति के कारण। उससे पूर्व तक भारतीय इतिहास में माना जाता था कि जो चंद्र और सूर्य ग्रहण है वो राहु और केतु की गति के कारण ही होते हैं, जबकि पहली बार आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। गुप्त काल का जो दूसरा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिषी जो था वो था वराहमिहिर। वराहमिहिर है वो गुप्त काल का दूसरा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिषी था, जिसने ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर है वो अनेक ग्रंथों की है वो रचना की, जिनमें पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक और लघु जातक जो है वो उसके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें खगोल शास्त्र और ज्योतिष विद्या से संबंधित अनेक सूत्रों और सिद्धांतों का प्रतिपादन है वो मिलता है। उसी के द्वारा सर्वप्रथम रोमक, पोलिश आदि सिद्धांतों का है वो प्रतिपादन किया गया। गुप्त काल का जो तीसरा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिषी था वो था ब्रह्मगुप्त, जिसने ज्योतिष पर ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। यद्यपि उसके ये सिद्धांत जो है अधिकांश आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर ही आधारित है। गुप्त काल में गणित, खगोल और ज्योतिष के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त काल से ही हमें पहली बार
चिकित्सा से संबंधित विभिन्न ग्रंथों के है वो जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद जो कि मानव रोगों के उपचार से संबंधित एक प्रणाली है, उसके बारे में हमें पहली बार जानकारी ही गुप्त काल से प्राप्त होनी प्रारंभ होती है। गुप्त काल में पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई खोजें और अनुसंधान हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके दरबार में जो दरबारी नवरत्न थे उनमें से एक धनवंतरी, जो कि गुप्त काल का प्रसिद्ध चिकित्सक भी था और विक्रमादित्य का यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबारी नवरत्न भी था, उसी ने पहली बार आयुर्वेद पर निघंटु नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें विभिन्न मानवीय रोगों और उनके उपचार के ऊपर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसी प्रकार गुप्तकालीन आयुर्वेदाचार्य वाग्भट ने भी अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की है वो आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न मानवीय रोगों और उनके उपचार से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। गुप्त काल में ही प्रसिद्ध चिकित्सक सुश्रुत ने नवनीतकम नामक ग्रंथ की रचना की, जो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में ही चरक ने है वो चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इन ग्रंथों में हमें विभिन्न मानवीय रोगों, उनकी उपचार पद्धति, शल्य चिकित्सा आदि के बारे में पहली बार जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल में न केवल मानवीय रोगों, उनके उपचार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि विभिन्न पशुओं से संबंधित रोगों और उनके उपचार से संबंधित जो जानकारी है वो भी प्राप्त होती है। अर्थात गुप्त काल में मानव चिकित्सा के साथ साथ पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। गुप्त काल में ही प्रसिद्ध विद्वान पालकोप्य ने हाथियों की चिकित्सा के ऊपर है वो ग्रंथ लिखा, हस्त आयुर्वेद, जो कि हाथियों की आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। इसी प्रकार गुप्त काल में ही प्रसिद्ध चिकित्सक और ऋषि शालिहोत्र ऋषि ने अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो एक प्रकार से घोड़ों यानी कि अश्वों की आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। गुप्त काल में न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि धातु और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। गुप्त काल के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, जिन्होंने माध्यमिक कारिका और माध्यमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक होने के साथ साथ एक धातु विज्ञानी भी थे। नागार्जुन ने ही पहली बार यह प्रमाणित किया कि धातु चिकित्सा से भी विभिन्न रोगों का निवारण किया जा सकता है, अर्थात सोना, चांदी, तांबा, कांस्य आदि खनिज धात्विक पदार्थों के प्रयोग से विभिन्न रोगों का निवारण किया जा सकता है। जो भस्म चिकित्सा है, देखिए स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ये जो धातुओं की भस्म होती है विभिन्न रोगों के उपचार में आज भी काम में ली जाती है आयुर्वेद में, और इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय गुप्तकालीन बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को ही दिया जाता है। गुप्त काल की धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान का जो सबसे बड़ा नमूना है वो वर्तमान में महरौली स्थित दिल्ली स्थित महरौली में स्थापित है। यानी गुप्तकालीन उत्कृष्ट धातु कला और रसायन विज्ञान का जो सबसे बड़ा नमूना है वो दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ माना जाता है, जिसे महरौली का लौह स्तंभ कहा जाता है। यह महरौली का जो लौह स्तंभ है ये गुप्त काल में ही संभवतः गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय यहाँ स्थापित करवाया गया था।
जो कि गुप्तकालीन रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि लगभग 1500 वर्षों से लगातार यह खुले में धूप और वर्षा में खड़ा रहने के बावजूद न तो खराब हुआ है और न ही कहीं पर इसमें जंग लगा है, जो अपने आप में आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए एक बड़े आश्चर्य का विषय है। इसके ऊपर जो चमकदार और चिकनी पॉलिश की हुई है वह भी अपने आप में धातु वैज्ञानिकों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है। तीसरी बात, इसमें जो लोहे की जो शुद्धता है, यह अत्यंत ही परिशुद्ध लोहे से बनाया गया है, जबकि वर्तमान समय में भी लोहे को इतना अधिक परिशुद्ध करने की तकनीक मौजूद नहीं है। उस गुप्त काल में लोहे को इतना अधिक परिशुद्ध कैसे किया गया होगा, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक जो है शोध का विषय है। इस प्रकार हम उपरोक्त सभी तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि गुप्त काल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है वो अभूतपूर्व उन्नति हुई, और इस अभूतपूर्व उन्नति के कारण ही जो सर्वतोमुखी और जो सर्वांगीण विकास हो, उस सर्वांगीण विकास के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।